नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम सुनवाई आज 3 बजे से सिर्फ 1 घंटे के लिए बैठक जज। वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर 23 मई तक रोक। लोगों ने कड़ी सुरक्षा में अदा की जुमे की नमाज। यूपी विधानसभा में विधायकों का प्रबोधन एवं ई विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने किया उद्घाटन। सीएम योगी बोले, अब सदन में मोटा बैग लाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। आजम खान जेल से रिहा। जेल से बाहर भावुक हुए आजम। समर्थकों से गले मिलकर नम हुई आंखें। शिवपाल ने रिसीव किया तो अखिलेश ने ट्वीट कर दिया स्वागत। अमरोहा में प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या। पेड़ से फांसी लगाकर दी जान। शादी के फैसले से परिजन थे नाराज। जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में रफ्तार का कहर। ओवरटेक के चक्कर में बस और ट्रक की भिड़ंत। हादसे में 2 लोगों की मौत, कई घायल। बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज की घटना। अब खबरें विस्तार से। ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 बजे से सुनवाई शुरू होगी। सिर्फ 1 घंटे सुनवाई होगी क्योंकि 4 बजे से एक जज LF राव का फेयरवेल है। गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। साथ ही अदालत ने वाराणसी कोर्ट की कार्रवाई पर भी 23 मई तक रोक लगा दी थी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने जब वाराणसी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई, उस वक्त कोर्ट में सुनवाई जारी थी। यहां मस्जिद के सर्वे की रिपोर्ट पेश की जा रही थी। गौरतलब है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे के तहत मस्जिद में मंदिर होने के सबूत मिलने के दावे किए जा रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में वजूखाना और टॉयलेट को कोर्ट के आदेश पर सील कर दिया गया है। दरअसल कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे हुआ था। 16 मई को हिंदू पक्ष ने वजूखाने में शिवलिंग होने का दावा किया था। हिंदू पक्ष के दावे पर कोर्ट ने उस स्थान को सील करने और CRPF के जवानों को तैनात करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने यूपी DGP और प्रमुख सचिव को भी नजर बनाए रखने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश पर सील होने के बाद आज पहला जुम्मा है। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने जुमे की नमाज को लेकर बड़ी चौकसी बढ़ा दी है। कोर्ट के आदेश पर किया सील। आपको बता दें कि ज्ञानवापी का वजूखाना सील कर दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए एवन संवाददाता फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं दुर्गेश जी। दुर्गेश, बताएं, 3 बजे सुनवाई होनी है, क्या कुछ अपडेट है? जी अर्जिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, और 3 बजे से लेकर 4 बजे तक सुनवाई होगी और करीब 1 घंटे सुनवाई चलेगी सुप्रीम कोर्ट में। अगर बात की जाए तो जिस तरह से कल की सुनवाई होनी थी, मुस्लिम पक्ष लगातार कह रहा था कि नहीं आज ही सुनवाई होगी, लेकिन उस हरिशंकर जैन की तबीयत खराब होने की वजह से 24 घंटे का कोर्ट ने मोहलत दिया था, जो कि आज 3 से 4 बजे सुनवाई होगी। अगर बात की जाए तो यहाँ पे वाराणसी की कोर्ट में यानी कि मुस्लिम यहाँ पे जो निचली अदालत है यानी कि वाराणसी कोर्ट ने ये भी यानी कि वहां का जो फैसला रोकने का जब सुनवाई के लिए रोक लगा दी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं यानी कि यहाँ का फैसला नहीं सुनाया जाएगा तब तक निचली अदालत उस पर कोई जन सुनवाई नहीं करेगी। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त वहां पे तो उच्च न्यायालय की कोर्ट पे रोक लगी थी, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से निचली अदालत में 3 दिन का सर्वेक्षण का रिपोर्ट पेश हो रही थी और जो जन सुनवाई थी वो चल रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से यहाँ पे भी डेट की जो तारीख थी, यहाँ पे भी जो जज महोदय ने तुरंत यहाँ पे भी 23 तारीख को यानी
यानी कि सोमवार को सुनवाई के लिए डेट दी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका एक हाई कोर्ट में भी इसका मुकदमा चला है, जो स्वयं शंभुनाथ महादेव का मुकदमा चल रहा है। आज कोर्ट में जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट में भी करीब 6 जुलाई की डेट दे दी गई है। तो ऐसे तमाम तरह से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो 6 तारीख को और 7 तारीख को जो सर्वेक्षण अजय कुमार मिश्रा के नेतृत्व में हुआ था, उसका जो रिपोर्ट पेश हो चुकी है, उसमें से कुछ साक्ष्य मिले हैं। और जो मैं आपको बताना चाहूँ, साक्ष्य में जैसे स्वास्तिक चिन्ह मिले, हिंदू पुराणों में हिंदू स्वास्तिक का बड़ा महत्व होता है। और जो वहाँ पे गुंबज मिले हैं, गुंबज के नीचे जो मिले हैं वहाँ पे त्रिशूल मिला है और डमरू मिला है और तमाम तरह से मिले हैं। लेकिन इसकी पुष्टि एवन टीवी जब तक नहीं करता, जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, क्योंकि ये यहाँ पे जो सर्वेक्षण के लिए हुआ है, तो ऐसे में तमाम तरह से जो वहाँ पे निकले हैं, अब देखना है कि कोर्ट का फैसला आता है तो क्या होता है, वो तो कोर्ट के फैसले के बाद ही पता चलेगा। जी दुर्गेश, सभी को फैसले का इंतजार रहेगा। तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायकों के प्रशिक्षण प्रबोधन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां निर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना भी मौजूद रहे। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधायकों के ई विधान प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा शायद देश की सबसे बड़ी विधानसभा होगी। ये प्रदेश वो प्रदेश है जहां के सांसद देश के प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय राजनीति के अंदर भी यूपी की विशेष भूमिका रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सदन में आपको बहुत मोटा बैग लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधायक जब सदन में आते थे तो अपने साथ सहायक को साथ लेकर चलते थे। बहुत बार उनकी सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस भी होती थी कि उनका सहायक बैग लेकर सदन तक उनके साथ जाए। अब ई विधान के बाद आपका काम सरल हो जाएगा। आपको बता दें कि कल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मुख्य अतिथि के रूप में समारोह का समापन करेंगी। समापन समारोह में मुख्यमंत्री योगी भी विधायकों को संबोधित करेंगे। पुनः मुख्यमंत्री के रूप में, सदन के नेता के रूप में अपना दायित्व संभाला है। बहुत अपेक्षाएं, आशाएं, विश्वास के साथ जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार को मौका देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, सदन के नेता के रूप में इस प्रदेश के समावेशी विकास के लिए सभी दलों को साथ लेकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उनका योगदान रहेगा और देश के अंदर उत्तर प्रदेश सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया युग शुरू करेगा। मैं इस मौके पर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना जी को भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में अपना दायित्व संभाला है। उनका राजनीतिक संसदीय एक दीर्घ अनुभव रहा है। मुझे आशा है इस अनुभव का लाभ सभी माननीय विधायकों को मिलेगा और उनके सतत मार्गदर्शन में ये विधानसभा अपने पूर्व अध्यक्षों के रूप में एक गौरव को अनुभव करेगी। जहां उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी विधानसभा है, हमारे माननीय सदस्य चुन करके आए हैं। इस सदन में जहां हम सब बैठे हैं और जब मैंने पहली तस्वीर इसकी देखी सदन की तो मुझे लगा कि कोई आईटी सेंटर का उद्घाटन होने जा रहा है। मैं इस विधानसभा को आईटी से ई विधान बनाने के लिए
अपने अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा और सरकार ने जो सहयोग किया है उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। जैसा जानकारी मिली है कि इसके माध्यम से सब जानकारी सदस्यों को मिल जाएगी और इसका प्रशिक्षण भी होगा। प्रशिक्षण के माध्यम से हम सब सीख भी लेंगे। जो नए सदस्य हमें दिखाई दे रहे हैं या बहुत सारे ऐसे सदस्य दिखाई दे रहे हैं जो टेक्नोलॉजी से परिचित हैं। ये बहुत सारे माननीय सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं जो टेक्नोलॉजी पहली बार देख रहे हो। रामपुर से सपा विधायक आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो गए हैं। आजम खान के दोनों बेटे अब्दुल्ला और अदीब उनको रिसीव करने पहुंचे। शिवपाल यादव भी सीतापुर पहुंचे थे। जेल के बाहर आजम के समर्थकों की भीड़ देखने को मिली। भारी संख्या में फोर्स भी जेल के बाहर तैनात रहा। सीतापुर जेल से बाहर निकलकर आजम खान पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे, जहां आजम खान ने समर्थकों से मुलाकात की और नाश्ता किया। समर्थकों से गले मिलते वक्त आजम खान भावुक भी नजर आए। यहां से आजम खान रामपुर के लिए रवाना हुए। आजम को जमानत मिलते ही यूपी की सियासत तेज हो गई। सीतापुर जेल से बाहर आते ही उनके सूबे की राजनीति में नए मोड़ ले सकती है, क्योंकि आजम खान समर्थक अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव से लेकर दूसरे तमाम दल के नेता आजम खान को अपने पाले में लेने की कवायद में है। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान एसपी ने शारीरिक व मानसिक रूप से किट रहने के लिए जवानों को दौड़ लगवाई। वहीं अनुशासन और एक रूपता बनाए रखने के लिए टोलीवार ड्रिल करवाया गया। साथ ही एसपी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। यूपी के कौशाम्बी जिले के अलीपुर जीता गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की सूचना से गांव में अफरा तफरी मच गई और ग्रामीणों ने मामले की सूचना फायर ब्रिगेड को देते हुए अपने स्तर से आग को बुझाने में जुट गए। जब तक फायर कर्मी मौके पर पहुंचे तब तक आग की चपेट में आने से एटीएम बूथ राख का ढेर बन चुका था। आग की लपटों ने एटीएम के फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, एटीएम मशीन सहित मशीन में रखी लाखों की नकदी भी जलकर स्वाह हो गई। बुलंदशहर में दिन दहाड़े थाना नरसेना पुलिस की बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी अपराधी शाहिद घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार करके पुलिस ने उसके कब्जे से अवैध असलहा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। घायल बदमाश शाहिद को सीएचसी ऊंचा गांव में भर्ती करवा दिया गया। थाना नरसेना क्षेत्र में शाहिद नाम का एक अपराधी जो साथी लुटेरा और चोर किस्म का है, चोरी और लूट के मुकदमे 1 दर्जन के आसपास उसके विरुद्ध पूर्व से पंजीकृत रहे हैं। और गत माह एक पुलिस मुठभेड़ हुई थी जिसमें लियाकत नाम का 25,000 का पुरस्कार घोषित अपराधी पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ था, गिरफ्तार हुआ था। उसके साथ था उस मुकदमे में भी वांछित चल रहा था। शाहिद की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि घोषित थी। आज एक पुलिस मुठभेड़ में क्रॉस फायरिंग में पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है तथा इलाजरत है और वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाए। बरामद हुई इसके कब्जे से तमंचा, कारतूस, एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद है। खबर यूपी के अमरोहा से है, जहां गजरौला के गांव सुल्तान ढेर में एक प्रेमी जोड़े ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि प्रेमी जोड़ा शादी करना चाहता था, लेकिन नाराज परिजनों ने 1 महीने पहले प्रेमी की कहीं और शादी करा दी थी।
खबर कन्नौज से है, जहां मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज में ओवरब्रिज पर कानपुर से दिल्ली जा रही रोडवेज बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 2 की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल भी हुए हैं। हादसे के बाद घटनास्थल पर यात्रियों में चीख पुकार मच गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को बेवर और जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बस्ती शहर के कंपनी बाग से फव्वारा तिराही एक सड़क दोनों तरफ की पटरियों पर लगाई गई 40 लाख रुपए कीमत की इंटरलॉकिंग ईंट रातों रात उखड़कर गायब कर दी गई। आसपास के लोगों ने उस वक्त बनी सड़क को उखाड़ने पर विरोध जताया तो सड़क का चौड़ीकरण कराने की बात कर ग्रुप सड़क के इंतजार में 8 महीने बस्ती विकास प्राधिकरण के अफसर एक दूसरे पर आरोप मढ़ने लगे। डीएम सौम्या अग्रवाल ने इस मामले को लेकर कहा कि कंपनी बाग से फव्वारा तिराही तक सड़क के चौड़ीकरण का कार्य बस्ती विकास प्राधिकरण को कराना है। पटरियों से इंटरलॉकिंग ईंट किसके उड़वाई और कौन ने लगाए, इसकी जानकारी नहीं है। अभी एक सड़क के किनारे जो सीसी टाइल्स लगती हैं फुटपाथ पे, उसका प्रकरण आया है जो सड़क चौड़ीकरण अथवा सुंदरीकरण के दौरान उन सीसी टाइल्स को हटाया गया है अथवा सड़क को चौड़ी करने के ऊपर उन सीसी टाइल्स को कवर किया गया है। उसकी जांच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो करी जाएगी। डायल 112 के एडीजी अशोक कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में महाराजगंज, गोरखपुर और खुशीनगर में एक सप्ताह का जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक, एलईडी वैन और सभा कर नागरिकों को जागरूक किया गया। डायल 112 की अपर पुलिस अधीक्षक मोहिनी पाठक ने बताया कि पुलिस की टीम नागरिकों को बताएंगी कि केवल झगड़े और मारपीट में ही नहीं बल्कि किसी भी आपात स्थिति जैसे आग लगने, प्राकृतिक आपदा, मेडिकल इमरजेंसी में भी आप 112 नंबर डायल कर मदद प्राप्त कर सकते हैं। सरकार लाई है, सरकार लाई है और योजना सरकार लाई है। देखिए, ये जो प्रोग्राम डायल 112 का शुरू हो रहा है, जॉइंटली हो रहा है। 2 एजेंसीज का आपस में मिल के ये तय होना कि रास्ते में जो भी सिटीजन्स हमारे क्रॉस करते हैं उनको ये पता हो कि किस प्रकार की इस नंबर को डायल करने के बाद जो हमें इसकी सेवाएं उपलब्ध होंगी या आपातकालीन स्थिति में जैसी स्थिति में वो पड़ जाते हैं, अगर ये नंबर को डायल करेंगे तो उनको उसकी जो भी है सेवाएं वो उपलब्ध होंगी। एसएसबी का रोल क्या है, जब ये क्रॉस करेंगे तो हम उनको ये जागरूक करेंगे कि अगर आप रास्ते में जाते हैं, अगर ऐसी समस्याएं आएँ आपको आपातकालीन, तो इस नंबर को आप डायल करें। किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के जो नेटवर्क है उससे और किसी भी मोबाइल से ही किया जा सकता है। तो ये जनरली क्या है कि ये दोनों सिटीजन इंडियन साइड के या नेपाल से जो इंडिया में आ रहे हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। ये एक्चुअली हमारा 1 हफ्ते का अभियान है जिसमें 2 दिन तक हमारी टीम यहाँ रहेगी और बाकी 5 दिन एक एलईडी वैन हम यहाँ लगा के रखेंगे। और ये एसएसबी के संग में उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक अभियान ये शुरू किया है। इसमें ये है कि जो लोग बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल से हिंदुस्तान आ रहे हैं या हिंदुस्तान से नेपाल जा रहे हैं, उनको हम ये बताएंगे कि ये जैसे हमारा ये आप देख सकते हैं 112 की सुविधाओं को हमने पैम्फलेट्स के ऊपर लिखा है। ये छोटी हमने बुकलेट्स बनाई है, इन पे लिखा है कार्टून स्ट्रिप्स है, हमारी नुक्कड़ नाटक की टीम है। तो एसएसबी के साथ में हम ये मिलकर इसलिए कर रहे हैं कि जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो, किसी भी नेपाली भाई को अगर लगता है कि भारत में उनका किसी ने बैग चुरा लिया है, गलत बस में बिठा दिया है या कोई बिछड़ गया है, वाइफ पीछे रह गई है, आगे निकल गए, कोई भी सिचुएशन हो, तो आप बेझिझक बिना किसी संकोच के 112 पे कॉल करें। इसके लिए एक जागृति का अभियान, एक अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोगों ने आज ये शुरू किया है। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और यातायात नियमों का पालन कराने को लेकर अगले 10 दिनों तक यूपी राज्य परिवहन निगम के दिशा निर्देश पर सोनाली डिपो के द्वारा जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान रोडवेज बसों में कार्यरत कंडक्टर और ड्राइवरों को बस चलाते समय सीट बेल्ट लगाने, अन्य गाड़ियों को ओवरटेक न करने, वाहन चलाते समय शराब एवं अन्य मादक पदार्थ का सेवन न करने के लिए प्रेरित किया गया। सड़क सुरक्षा अभियान है और यातायात नियमों के संबंध में जानकारी देने के संबंध में है।
क्योंकि जो स्थिति इस यूपी स्टेट में कह लीजिए या भारतवर्ष में कह लीजिए कि दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं सड़कों पर, इन सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हों इसके लिए जो है हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं और ड्राइवर और परिचालक और टेक्निकल स्टाफ को पूरी जानकारी दे रहे हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेन चीज़ इनको मैंने सिखाया है कि जब भी वाहन पे चलें तो सेफ्टी सीट बेल्ट लगा कर चलें, 2 पहिया वाहन चला रहा है तो हेलमेट आगे चलाने वाला पीछे बैठने वाला लगा कर चले, नशे की हालत में शराब पी करके वाहन को नहीं चलाना है। और एक 13 बिंदु है, 13 बिंदु के तहत क्या है कि हमें गाड़ी पर चालक को और परिचालक को भेजना है, जो कि ड्यूटी क्लर्क की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी है, हमारे फोरमैन की जिम्मेदारी है कि उन 13 बिंदु का पूर्ण रूप से पालन होना जरूरी है, जिससे कि आगे की दुर्घटनाएं सड़क पर न हो सकें। राम जन्मभूमि की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी को महिला से अभद्रता के मामले में एसपी शैलेश पांडे ने सस्पेंड कर दिया। महिला से अभद्रता से नाराज लोगों ने सिपाही की पिटाई भी कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो गया। एएसपी ने प्राथमिक जांच में सिपाही को दोषी पाए के बाद उसे सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने इस मामले में विभागीय जांच के आदेश भी दिए हैं। सबकी बहन होती है, अगर गोदी में उठा लेना तो क्या करते हैं, क्या करते हैं? आप बताइए किसकी गलती है? ये दारू पी के फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।